ओके बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। देखो अगला हमारा जो क्वेश्चन है, हमने 4 क्वेश्चंस को जो लास्ट क्लास स्टडी किया था, आज हमने निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल इन एक्सियल पोजीशन या एंड ऑन पोजीशन कहते हैं। तो हमें क्या करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का पता लगाना है एक्सियल पोजीशन में कि एक्सियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है। तो उससे पहले एक और चीज मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे एक वर्ड आया है इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है? तो बेटा जब दो अपोजिट चार्जेस को काफी क्लोज रख दिया जाता है तो वो आपका जो सिस्टम है वो इलेक्ट्रिक डायपोल कहलाता है। ये अगर मैंने दो इलेक्ट्रिक चार्जेस को काफी क्लोज डिस्टेंस पे रख दिया और वो चार्जेस होना चाहिए अनलाइक चार्जेस, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर उन दोनों को बहुत पास में रख दिया जाएगा तो आपका इलेक्ट्रिक डायपोल कहलाता है। इन दोनों के बीच की दूरी को हम 2l कंसीडर करते हैं। इधर आपकी डिस्टेंस है और इधर आपकी है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है? एक सिस्टम है जिसमें दो अनलाइक चार्ज पार्टिकल को काफी क्लोज एक दूसरे के पास में रखा जाता है, वो आपका कहलाता है इलेक्ट्रिक डायपोल। अब इलेक्ट्रिक डायपोल के द्वारा मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल इन एक्सियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखी थी, वो क्या थी? E F/Q0। इसका मैं आपको डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले मान लीजिए आपके पास कोई इलेक्ट्रिक डायपोल है, यहाँ पे है आपके पास माइनस ऑफ क्यू चार्ज, यहाँ है आपके पास प्लस ऑफ क्यू चार्ज। इसके आगे एक्सियल पोजीशन का हुआ, यानी कि इसकी एक्सिस के आगे कोई पॉइंट दूसरा है P, जिसके ऊपर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है ये पॉइंट O। लेट्स सपोज उस पॉइंट की यहाँ से दूरी आपके पास R है और ये जो डायपोल है इसको आपने नाम दे दिया AB, जिसके बीच की डिस्टेंस है ट्वाइस ऑफ L। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? ट्वाइस ऑफ L, क्योंकि AB एक इलेक्ट्रिक डायपोल है। तो ऐसा अगर आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आता तो आप लिखेंगे AB एक इलेक्ट्रिक डायपोल है जिसके दोनों चार्जेस के बीच की दूरी 2l है। उनसे उसके सेंटर O से हमने r डिस्टेंस पर कोई दूसरा पॉइंट P कंसीडर किया है और इस P पॉइंट पर ही मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है। इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मुझे कैलकुलेट करना है। तो इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कौन लगाएगा? तो इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों चार्जेस लगाएंगे, तो प्लस Q चार्ज लगाएगा और दूसरा आपका माइनस Q चार्ज लगाएगा। तो जब इसका आप आंसर लिखने जाएंगे तो आंसर में सबसे पहले आपको इसको डिस्क्राइब करना होगा कि कोई डायपोल AB है जिससे सेंटर से r दूरी पर कोई पॉइंट P है जो कि उसके एक्सिस को आगे बढ़ाने पर सिचुएटेड है। तो वो पॉइंट P है जिसके ऊपर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो किसी एक चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे, फिर दूसरे चार्ज के द्वारा हम उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे और दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को क्या करने वाले हैं? जोड़ने वाले हैं। तो जब इसका डेरिवेशन स्टार्ट होगा तो सबसे पहले आप एक काम करेंगे कि इन डिस्टेंस को मेजर कर ले कि दोनों चार्जेस के बीच दोनों चार्जेस की P पॉइंट से डिस्टेंस कितनी है। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस देखिए, O से P तक की डिस्टेंस R, तो यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी होगी ये L। तो दिस इज इक्वल टू R माइनस L एंड दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू, देखिए ये कितनी है आपके पास? ये है L, तो ये होगी R प्लस L की बराबर। तो मैंने ये डिस्टेंस मेजर कर दी है प्लस Q चार्ज की माइनस Q चार्ज की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सबसे पहले कैलकुलेट करी जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन पॉइंट P क्या लिखेंगे हम? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या कभी-कभी इसको इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पॉइंट P ड्यू टू प्लस Q चार्ज के द्वारा उसके ऊपर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी? मैंने उसको नाम दिया लेट्स सपोज E1। तो इसके ऊपर जो E1 इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके द्वारा लग रही है? वो लग रही है इस चार्ज के द्वारा, प्लस Q चार्ज के द्वारा। किस डायरेक्शन में लगेगी? अगर इसकी डायरेक्शन देखा जाए तो इसकी डायरेक्शन B से P की तरफ होगी, अलोंग BP डायरेक्शन। कहाँ लगेगी? अलोंग
पी डायरेक्शन कितनी होगी? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती क्या है? किसी पॉइंट चार्ज के द्वारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज q अपॉन में उन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? p पॉइंट की और b पॉइंट के बीच की डिस्टेंस r - l, तो दैट इज इक्वल टू r - l का होल स्क्वायर। ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है किसके द्वारा? प्लस q चार्ज के द्वारा। सिमिलरली इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 नाम दिया और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने जाऊंगा ऑन पॉइंट P ड्यू टू माइनस ऑफ Q चार्ज। माइनस Q चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी? तो मैंने उसको लेट सपोज नाम दिया E2। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी माइनस Q चार्ज के द्वारा जो होने वाली है उसको मैंने नाम क्या दे दिया? E2। तो वो कितनी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और कौन से डायरेक्शन में होगी? तो E2 जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी माइनस Q के द्वारा P पे सपोज मान लीजिए चार्ज रहा होगा जिसके ऊपर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हैं। तो जो Q के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसकी डायरेक्शन P के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्लस Q के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उसकी डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होगी। यानी कि जो आपका E2 इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कहां होगा? E2 इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में। यानी कि E1 की डायरेक्शन और E2 की डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट होने वाली है। ओके, तो पहले उसका मैग्नीट्यूड देखते हैं कितना होगा। तो ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज कितना है? Q। अच्छा, चार्ज यहाँ पे सर प्लस था, आपने प्लस लिया, यहाँ पे माइनस था, माइनस से ले रहे हैं, तो इट्स मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ मैं उसका। तो उसका मैग्नीट्यूड मैंने लिया है। डिस्टेंस कितनी? r + l का होल स्क्वायर। डायरेक्शन कौन सी? अलोंग। अब देखिए ये P से अपोजिट लग रहा है, यानी P से B की तरफ कहो, O की तरफ कहो या A की तरफ कहो। तो अलोंग मैं इसको लिखता हूँ P to B, इक्वेशन नंबर 2। तो ये मैंने दोनों चार्जेस के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंडिविजुअल एक एक पॉइंट पर निकाली है। अब मुझे उस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो निकालनी है वो तो इन दोनों के द्वारा उसके ऊपर जो होगी वो निकालना है, यानी कि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जाऊंगा मैं। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लेट्स सपोज मैंने उसका नाम दिया E। तो E क्या होगा? E जो है, अब देखिए दोनों अपोजिट लग रहे हैं और वेक्टर सम ये कहता है कि अगर एक की डायरेक्शन इधर है एक की डायरेक्शन इधर जो है, तो अगर एक इधर जा रहा है इधर जा रहा है तो एक को पॉजिटिव तो दूसरे को नेगेटिव। अगर मैंने E1 को पॉजिटिव लिया तो E2 को मुझे क्या लेना होगा? नेगेटिव। तो यहाँ पे E1 जो मेरे पास है वो माइनस ऑफ मॉडुलस ऑफ नेगेटिव इसके बराबर होगी। अभी कैसे आया सर आपने E1 को आगे क्यों लिखा, E2 को क्यों नहीं लिखा? जस्ट बिकॉज बेटा E1 जो इलेक्ट्रिक फील्ड है प्लस Q के द्वारा है और प्लस Q इससे काफी पास में, तो जो पास में उसका इन्फ्लुएंस ज्यादा होगा इस पॉइंट के ऊपर। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखा जाए तो उसका इन्फ्लुएंस सबसे ज्यादा किसका होगा? प्लस Q चार्ज का। इसलिए मैंने E1 - E2 किया है। इक्वेशन 1 और 2 से इन दोनों की वैल्यूज को यहाँ पे पुट रहे हैं। इक्वेशन 1 और 2 से वैल्यू पुट करें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में r माइनस ऑफ l का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q r प्लस l का होल स्क्वायर। थोड़ा सा मैथमेटिक्स करते हैं। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्टेंट है वो मेरे पास कितना आएगा? रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड वो मेरे पास आएगा ना, अगर मैं यहाँ से Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को बाहर कर देता हूँ, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन r माइनस l का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन r प्लस l का होल स्क्वायर। कुछ इस तरीके से मेरे पास आएगा 1 अपॉन r माइनस l का होल स्क्वायर अपॉन में माइनस 1 अपॉन r प्लस l का होल स्क्वायर। दोनों का एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे तो E इज इक्वल टू Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये इधर आएगा R प्लस L का होल स्क्वायर। एलसीएम लेने पे R माइनस L का होल स्क्वायर अपॉन में क्या करेंगे, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर करते जाएंगे तो R माइनस L का
क्या करेंगे, स्क्वायर तो है ही पहले से, अब क्या करें, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो आर माइनस एल का, तो पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, तो सर पहले का स्क्वायर लगा दीजिए, दूसरे का स्क्वायर लगा दीजिए, क्लियर है, एक बार प्लस में और माइनस में, तो फर्स्ट का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। इसको ओपन करेंगे, एक फॉर्मूला मुझे याद आता है जो मैंने कभी सीखा था, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और अगर यहाँ पे माइनस साइन होगा तो क्या होगा, माइनस लगेगा। अगर इस फॉर्मूले से मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो इसकी वैल्यू पूरी सॉल्व करने के बाद कुछ इस तरीके से आएगी, दैट इज इक्वल टू 4rl, क्योंकि आर स्क्वायर कटेगा, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कटेगा, 2rl बचेगा और माइनस 2rl, यहाँ पे 4rl अपॉन में r माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर हमारे पास बचेगा। और इसको ये जो 4rl है बेटा, अगर मैं इसको ऐसा लिखूं 4rl को कि r ट्वाइस ऑफ r इनटू 2, और ये जो q है इसको भी हटा दें और इसके पास ले लें, कर सकता हूं मैं, तो मैंने यहाँ पे लिखा 2ql p के बराबर, इलेक्ट्रिक डाइपोल p के बराबर, एक चार्ज और दोनों चार्जेस के बीच के डिस्टेंस का मल्टीप्लाई, इलेक्ट्रिक डाइपोल p के बराबर। तो जो मेरे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E है वो कितनी होगी, वो होगी मेरे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2pr, 2r तो पहले से था, 2pr अपॉन में r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी किस डायरेक्शन में, अब देखोगे किस डायरेक्शन में होगी, अलोंग, जिसका इफेक्ट ज्यादा है उसकी डायरेक्शन में, तो जिसका इफेक्ट ज्यादा है वो कौन है, E1, तो E1 की डायरेक्शन कौन सी है मेरे पास, BP, तो अलोंग BP डायरेक्शन में आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड उसके ऊपर लगेगी, जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। इसको आगे और एग्जाम में सॉल्व किया जाता है, क्यों, क्योंकि ये जो L है ना बेटा, दो डाइपोल के बीच की डिस्टेंस जो L है वो काफी स्मॉल है, बहुत छोटी है, किसके कंपैरिजन में, R के कंपैरिजन में L बहुत छोटा है, तो मैं क्या करता हूँ कि R इज वेरी ग्रेटर देन एज कंपैरिजन टू L, तो जहां पे L है उसको इग्नोर कर दिया जाए, तो ये आपके पास होगी, आई थिंक आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, नहीं तो मेक श्योर कि आपको दिखाई देगा, यस, तो यहाँ पे कितनी होगी, मैं यहाँ ले लेता हूँ। सो अगर मैंने R को काफी ग्रेटर बता दिया है किससे, L से, देयरवाइज जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E है वो मेरे पास होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड 2pr and r square and square, so that is equal to r की पावर 4, एक r से एक r गया, r की पावर 3, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल पोजीशन ऑन एनी पॉइंट is 4 pi epsilon 0 twice of p upon में r cube न्यूटन पर कूलॉम, इतनी आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और जिसकी डायरेक्शन होगी along BP डायरेक्शन, along BP डायरेक्शन में आपके पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी होगी। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ये है। अब ये मैंने जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली है, आपका डाइपोल कहाँ लगा हुआ है, या तो एयर में रखा है या वैक्यूम में रखा है, क्योंकि एयर और वैक्यूम का ही हम जो वैल्यू लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, अदरवाइज हम इसकी जगह अगर किसी और मीडियम में रखते हैं तो फिर यहाँ पे के का यूज करते हैं, तो मैंने के का यूज नहीं किया है, यानी कि आपने जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली वो कहाँ निकाली, एयर या वैक्यूम में। अगर किसी मीडियम में निकालते हैं जिसका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट या सॉरी जिसका इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, तो फिर हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के हम यूज करते हैं। तो ये ओवरऑल था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए का किसी डाइपोल के द्वारा एक्सियल पोजीशन में। ऐसे कैसे एक और डेरिवेशन आता है इसका कोएक्सियल पोजीशन में, जस्ट इसके जैसा है, सिमिलर है, बस आपको थोड़ा सा डायग्राम ठीक से याद होना चाहिए। अगर आप डायग्राम को ठीक से याद करते हैं तो आप इसकी दूसरी पोजीशन पे निकाल देते हैं, तो वो काम आपको करना है। मैं आपको डायग्राम बता देता हूँ कि आप उसका डायग्राम कैसे बनाएं, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन कोएक्सियल पोजीशन में आपको निकालना है। कोएक्सियल पोजीशन कौन सी पोजीशन होती है जिसको जनरली हम थर्ड डायरेक्शन में ये कहते हैं, या फिर इसके एक्सियल के अपोजिट। तो डायग्राम को देखें उससे पहले अगर आपको
ये चीज नोट नहीं करी है तो इसको नोट कर ले। अगर मैं कोएक्सियल पोजीशन में निकालना चाहता हूं तो सबसे पहले बेटा एक डाइपोल बनाएंगे। मैंने एक डाइपोल बनाया, ये रहा ए, ये रहा बी। इन दोनों के बीच का एक सेंटर पॉइंट है ओ, ये डिस्टेंस आपकी एल, ये डिस्टेंस आपकी एल। यहां से कोएक्सियल पोजीशन यानी कि इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई पॉइंट है पी, जिसके ऊपर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। मैंने इसको कंप्लीट किया कि यहाँ पे एक चार्ज है, मैंने इस चार्ज का नाम लिया है, ये मेरे पास मान लीजिए कि माइनस का क्यू चार्ज है, ये मेरे पास प्लस का क्यू चार्ज। ओके, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ट्वाइस ऑफ एल। तो बेटा इसके द्वारा इसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी वो तो एक बार Q1 के द्वारा लगेगी और एक बार आपके इस माइनस क्यू के द्वारा। और ये सपोज दूरी मान लीजिए आपकी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, r। परपेंडिकुलर दूरी कितनी है उसकी, r। तो r दूरी पर सेंटर पॉइंट से कोई पॉइंट है p, जिसके ऊपर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करना रहेगी कोएक्सियल के केस में। तो ये दूरी कितनी, तो मुझे एक चीज बताई गई थी, अगर बेस l है और यहाँ पे परपेंडिकुलर r है तो दैट मस्ट इक्वल टू r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। ये कितनी, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, यस सर इतनी होगी। तो मैंने माइनस क्यू चार्जेस से उस पॉइंट की दूरी निकाल दी, प्लस क्यू चार्जेस से उस पॉइंट की दूरी निकाल दी, और दोनों चार्जेस से उसकी दूरी कैसी आई है, सेम। दोनों चार्जेस से उसकी दूरी कैसी है, सेम है। अब प्लस क्यू के द्वारा इसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी वो इधर लगेगी, वो जिसका नाम है E1। ये मेरे पास E1 इधर लगी, और माइनस क्यू के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी वो कहाँ लगेगी, नीचे, और जिसका मैंने नाम लिया है E2। वो E2 इस डायरेक्शन होगी, क्योंकि माइनस क्यू के द्वारा अगर कोई चार्ज होता है यहाँ पे तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में, माइनस चार्ज के डायरेक्शन में उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, क्योंकि फोर्स इधर होगा बेटा, फोर्स इधर होगा तो फील्ड इधर होगी, और इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगी। तो इस तरीके से आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड E1 जो है वो यहाँ एक्ट करेगी और E2 जो है वो यहाँ एक्ट करेगी। लेकिन ये दोनों आपके पास बेटा कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी को ऐड या सम करने के लिए हमें वेक्टर अलजेब्रा के ऊपर जाना पड़ता है। इसका एक अलग से वेक्टर अलजेब्रा आता है जिसके द्वारा हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं। तो फिर अब क्या किया जाए, तो इसको रिजॉल्व करना है। इसको रिजॉल्व करने के लिए क्या करें हम, तो देखिए अगर मुझे इवन के टुकड़े करना है तो मैं एक इसका वर्टिकल कंपोनेंट निकालूंगा और एक इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट का नाम है E1 sin थीटा, अगर यहाँ के बीच का एंगल कितना हो, थीटा। और इसका नाम क्या है, इसका नाम है E1 cos थीटा। क्योंकि मुझे रिजॉल्व करना पड़ेगा, मैं रिजॉल्व करूंगा तभी निकाल सकता हूँ कि E1 के साथ ऐड होगा सब्ट्रैक्ट होगा क्या होगा, E2 के साथ ऐड होगा सब्ट्रैक्ट होगा क्या होगा। तो मैंने E1 के दो कंपोनेंट निकाले, फर्स्ट वर्टिकल कंपोनेंट E1 sin थीटा, दूसरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट E1 cos थीटा। यही की यही बात मैंने इसके साथ करी E2 के साथ, कि E2 के भी दो टुकड़े होंगे, E2 के भी दो टुकड़े, तो इसका एक टुकड़ा तो होगा इस डायरेक्शन में नीचे की तरफ, जिसका नाम होगा E2 sin थीटा, और एक होगा इधर जिसका नाम होगा E2 cos थीटा। क्या इसके दो टुकड़े होंगे, तो एक टुकड़ा इसका वर्टिकल, एक टुकड़ा इसका हॉरिजॉन्टल। तो वर्टिकल टुकड़ा E2 sin थीटा, हॉरिजॉन्टल टुकड़ा E2 cos थीटा। सो यहाँ पे देखें, ये जो E1 sin थीटा है और ये जो E2 sin थीटा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट हो रही थे, तो इन दोनों का तो माइनस होने वाला है। इन दोनों के द्वारा जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो माइनस होने वाली है, और माइनस होने के साथ साथ ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है माइनस क्यू से और प्लस क्यू से सेम है। तो इसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 sin थीटा है, कुल मिला के माना जाए तो मैग्नीट्यूड ऑफ E1 जो है वो लगभग इक्वल होगा मैग्नीट्यूड ऑफ E2, यानी कि दोनों का मैग्नीट्यूड लगभग सेम होगा। तो E1 sin थीटा इक्वल होगा E2 sin थीटा के, बट डायरेक्शन में अपोजिट है, तो इसलिए इसके द्वारा तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, क्योंकि इसका रिजल्टेंट जीरो आएगा, बिकॉज़ बोथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर अपोजिट एंड इक्वल। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो लगने वाला है वो एक ही डायरेक्शन में होगा, कुछ इस डायरेक्शन में, जो कि मेरे पास इन दोनों को प्लस करने का आएगा। तो नेट जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकालने जाएं तो वो निकालेंगे E1 cos of थीटा प्लस E2
cos ऑफ थीटा। क्लियर है? E1 cos थीटा और E2 cos ऑफ थीटा को आप यूज करेंगे। ये मैंने थीटा यहाँ बनाना है क्योंकि ये थीटा यहाँ के साथ। अब मैंने कहा कि ये मैग्नीट्यूड में इक्वल रहेंगे, तो आप क्या करेंगे उस केस में? आप उस केस में इन दोनों को E1 E2 की जगह एक ही चीज लिख देंगे, E1 cos थीटा परंतु 2 टाइम्स। तो ये आपके पास रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। आपको E1 की वैल्यू और cos थीटा की वैल्यू निकालना है, बाकी सारी चीजें आप उसको सॉल्व करके निकाल सकते हो। तो E1 कितना होगा? तो E1 इलेक्ट्रिक फील्ड या E2 इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम है, तो किसी एक चार्ज के द्वारा ले लें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो वो आपके पास आ जाएगा E1 और cos थीटा कितना होगा? तो यहाँ पे लगाइए भी cos थीटा। cos थीटा कितना होगा? cos थीटा होगा क्या? cos थीटा क्या होगा? cos थीटा सर बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। ये सर नो, तो बेस कितना है? इस ट्रायंगल में आ जाओ, बेस है l, हाइपोटेन्यूज कितना है? तो अगर E1 आपको पूछा गया तो E1 क्या बताओगे? सर E1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर, और इसका अंडर रूट रहेगा और अंडर रूट का स्क्वायर, तो स्क्वायर से अंडर रूट हटेगा तो सिर्फ बचेगा r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर। ये आ गई आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड E1। और दूसरा आपके पास cos थीटा, तो cos थीटा निकालने के लिए यहाँ पे लगाइए, तो ये है आपका L अपॉन में, L जो है बेस, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज यानी कि अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। अगर इस cos थीटा की और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को उठा के मैं यहाँ रख दूंगा तो मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी किसके ऊपर? उस पी पॉइंट के ऊपर जो इसके ऊपर एक्सियल डायरेक्शन में है, या फिर जो इसके साथ ब्रॉड साइड पोजीशन में, कोएक्सियल पोजीशन में या ब्रॉड साइड पोजीशन में आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में रैंडमली आते रहते हैं, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, काफी मेहनत नहीं है। अगर आप इसको एक बार सॉल्व करते हैं तो अगली बार आप उसको इजीली बना सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है। कभी कभी ये होता है कि आपसे ये पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की प्रॉपर्टीज बताइए। देखिए बहुत इजी टाइप का क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की प्रॉपर्टीज बताना। उसके ऊपर कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की क्या प्रॉपर्टी है। तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या है? सबसे पहली बात है तो इमेजिनरी कर्व है जो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में खींचे गए हैं। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इमेजिनरी कर्व है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में खींचे गए हैं। क्या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स को देखा जा सकता है? नहीं। क्या ड्रॉ किया जा सकता है? यस। ड्रॉ कैसे कर सकते हैं? अगर आपके पास कोई ऐसा इक्विपमेंट या ऐसे डिवाइस है जो कि मैग्नेटिक फील्ड को नोट कर सकती है, मैग्नेटिक फील्ड को सेंस कर सकती है, तो आप उसके इस्तेमाल से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बना सकते हैं। वो आपने क्लास 11 में मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स बनाई होगी कुछ इस तरीके से। एक मैग्नेट लेते थे, एक साइड N एक साइड S, ऐसी लाइनें बनती थी। जस्ट सिमिलर आपके पास इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स भी होती है जैसे मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स होती है। तो ये सबसे पहली बात इमेजिनरी कर्व है। दूसरी प्रॉपर्टी, इनके ऊपर किसी भी पॉइंट पर ड्रॉ करी गई टेंजेंट हमेशा आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देगी। फोर्स जिधर उधर इलेक्ट्रिक फील्ड, और फोर्स जो भी इसके डायरेक्शन में फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के ऊपर किसी भी पॉइंट पर ड्रॉ की गई टेंजेंट हमेशा आपको डायरेक्शन बताएगी किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड की। और क्या पॉइंट? एक क्वेश्चन आता है क्या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एक दूसरे को कभी काट सकती है? तो ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कभी एक दूसरे को काट नहीं सकती। अगर वो एक दूसरे को काटेगी तो किसी एक बिंदु पर ही डायरेक्शंस एक से ज्यादा हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, जो भी कभी भी पॉसिबल नहीं है। दैट्स व्हाई इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। और क्या ये क्लोज कर्व बनाती है? देखिए जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है वो क्लोज कर्व बनाती है, लेकिन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्लोज कर्व बनाए जरूरी नहीं है। और ये हमेशा पॉजिटिव चार्ज से निकलती है और इसके ऊपर टर्मिनेट होती है नेगेटिव चार्ज के ऊपर टर्मिनेट होती है। तो ऐसे कुछ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की प्रॉपर्टीज होती है। अगर आप उन प्रॉपर्टीज को याद करें, क्योंकि ये क्वेश्चंस कभी-कभी आ जाता है एग्जाम में, तो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस क्वेश्चन को आना चाहिए।
फिर और भी कुछ बातें उसमें बनी रहती है कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जहाँ डेंस है, बताओ भाई जहाँ डेंस है वहाँ क्या होगा भाई, ज्यादा जहाँ होगी वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी। तो जहाँ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स डेंस है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है, जहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स थोड़ी रेयर है, थोड़ी दूर दूर है, वहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कम होगी। तो इस तरीके से इसके बहुत सारे पॉइंट है, थ्योरी पॉइंट है, आप इजीली उनको पढ़ के याद कर सकते हैं।